सभी का आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बड़ी खबर है इस वक्त की। रीट भर्ती 2021 से जुड़े मामले में ये बड़ी खबर। आरोपी राम कृपाल की जमानत खारिज कर दी गई है। हाईकोर्ट ने राम कृपाल की जमानत को खारिज कर दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रीट 2021 मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर है। रीट लीक्स मामले में इससे पूछताछ चल रही है। रोज नए खुलासों के तहत आरोपी रामकृपाल का नाम सामने आया था रीट पेपर लीक मामले में। और करौली हिंसा पर एक बड़ा अपडेट आपको बता दें। कल गिरफ्तार 7 आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट ने सभी 7 आरोपियों को 1 दिन की पुलिस रिमांड पर सौंपा है। कल 13 आरोपियों को 2 दिन की रिमांड पर भेजा गया था। अभी तक मामले में 20 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल जो 7 आरोपी गिरफ्तार हुए थे, आज उन्हें कोर्ट में पेश किया गया और इनकी रिमांड मांगी गई। कोर्ट ने सभी को 1 दिन की पुलिस रिमांड पर सौंपा है। और करौली हिंसा की जांच करने के लिए बीजेपी की कमेटी करौली पहुंची। बीजेपी की कमेटी कलेक्टर और एसपी से मुलाकात कर रही है। बीजेपी की कमेटी का कार्यक्रम हिंसा प्रभावित लोगों से मुलाकात का भी है। तौर पर दृढ़ संकल्प पर उसी नाते हम आज पूरी जानकारी लेने आए हैं। हमने प्रशासन को भी कहा है कि जिनका नुकसान हुआ है उनके एफआईआर दर्ज कराएं, निर्दोष लोगों को जिनको पकड़ा है उनको छोड़ें, और दोषी लोग हम आज शासन प्रशासन को 3 वो वीडियो ऑडियो क्लिप देने वाले हैं जिनके अंदर कई चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। हम कहेंगे ये चेहरे ये दिखा रहे हैं कि उस समय ये उस राम रथ उसको रथ को तोड़ रहे हैं, मोटरसाइकिलों को तोड़ रहे हैं। ये आज पुलिस की गिरफ्त से बाहर क्यों, ये सारी बातें हम प्रशासन से करें। और बात बीजेपी के हमलों की करें। सरकार पर लगातार करौली मामले पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने करौली हिंसा में घायल हुए लोगों से एसएमएस अस्पताल जाकर मुलाकात की। पूनिया ने उनकी कुशल क्षेम पूछी और जल्द स्वस्थ होने की कामना की। इस मौके पर मीडिया कर्मियों से बातचीत में पूनिया ने कहा कि गहलोत सरकार का इंटेलिजेंस फेलियर हुआ। सरकार को समय रहते कदम उठाने चाहिए थे। ऐसा लगता है जैसे सरकार को सब कुछ मालूम था। पथराव के लिए पहले से ही पत्थर जमा थे जो ये इशारा कर रहे हैं कि ये सुनियोजित हिंसा थी। इलाज से लेकर और बाकी पूरी पार्टी की टीम, आज एक टीम हमारी गई भी है जो कुछ उन तथ्यों की पड़ताल करेगी जो सरकार और प्रशासन सामने नहीं लाया। क्योंकि इसके पीछे जिस तरीके का जो दृश्य दिखता है, पहले से पत्थर जमा थे और एक ऐसा लगता है कि कोई पूर्व तैयारी थी। और सरकार के पास इंटेलिजेंस होती है कि यदि इतने बड़े ऐसे सेंसिटिव इशू पे जिसमें बड़ी संख्या में लोग जाते हैं, इंतजाम भी ठीक करने चाहिए थे। और पुलिस और प्रशासन को बैठकर उसको सद्भावना से वो रैली निकलती, इसमें देश के और भी हिस्सों में निकलती है, प्रदेश के हिस्सों में निकलती है, लेकिन इस तरीके से कोई भी सरकार छूट नहीं देती है। खबर न्याय प्रणाली पर उठ रहे सवाल की। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने सिरोही जेल में बंद निर्दोष शख्स के मामले को सिस्टम पर कलंक करार दिया। जयपुर में पत्रकारों से बातचीत में राठौड़ ने कहा कि जेलों में बंद लोगों के बीच ये सर्वे सरकार कराए कि कहीं निर्दोष लोगों को तो बेवजह दूसरे केस में नहीं फंसा दिया गया। उन्होंने सरकार को इस बारे में जल्द कदम उठाने का आग्रह किया। एक निर्दोष व्यक्ति पिछले 4 साल से जेल में, निस्संदेह सिस्टम पर कलंक है और सरकार को चाहिए कि पूरे राजस्थान के अंदर
सभी जेलों के अंदर एक सर्वेक्षण कराए। इस प्रकार के निरपराध लोग जो घटना कारित होने से पहले खुद किसी न किसी जेल में थे, उनको इस प्रकार उसमें शामिल करना निस्संदेह पूरे सिस्टम को कलंकित करने वाला काम हुआ है। गैंगवॉर में मारे गए देवा गुर्जर के समर्थकों ने कोटा के एमबीएस अस्पताल में जमकर हंगामा किया। एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी को घेरा और नारेबाजी की। देखते ही देखते माहौल गर्मा गया। सिटी एसपी केसर सिंह शेखावत खुद मौके पर पहुंचे। इस बीच पोस्टमार्टम से पहले एक्सरे करवाने की बात को लेकर पुलिस और देवा गुर्जर समर्थक आमने सामने आ गए। समर्थकों ने पुलिस पर पथराव किया, जिस पर पुलिस ने लाठियां भांजते हुए उन्हें खदेड़ दिया। बता दें, सोमवार की शाम रावत भाटा के कोटा बैरियर पर सैलून की दुकान में देवा गुर्जर पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला किया, जिसमें वो घायल हुआ। इलाज के लिए उसे कोटा के निजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही वो मर चुका था। बात एक अच्छी खबर की। राजस्थान के स्कूल में जल्द ही हेल्थ एजुकेशन का पाठ पढ़ाया जाएगा। हेल्थ एजुकेशन को स्कूली सिलेबस में शामिल करने की राज्य सरकार की तैयारी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं कि वो योजना तैयार करें। सीएम गहलोत ने कहा कि भारत सरकार कॉलेज लेवल के सिलेबस में हेल्थ एजुकेशन शामिल करने जा रही है, लेकिन प्राइमरी लेवल से ही स्वास्थ्य की शिक्षा दी जाएगी। कॉलेज के अंदर भारत सरकार शायद करने जा रही है, हेल्थ को लेके पाठ्यक्रम शुरू कर रही है। कल हमने बात की आपस में, मैंने एसीएस एजुकेशन को कहा है रात को ही, कि आप स्कीम बनाओ प्राइमरी से ही हेल्थ एजुकेशन साथ में हो, हर लेवल के साथ में हो। अगर बच्चे से लगा के बड़े तक ध्यान रखेंगे अपने स्वास्थ्य का, तो कई लोग बीमार भी नहीं पड़ेंगे। अभी आप देखा मास्क लगाया, घरों बंद रहे तो ऑक्सीजन तो कम हो गया, अलग बात है, परंतु टीबी की रोग है वो कम हो गई, अस्थमा कम हो गया, क्योंकि जब मास्क लगा हुआ था, घर में बैठा रहना पड़ा, प्रदूषण कम फैला। बिजली विभाग के आदेश पर न्यूज 18 राजस्थान की खबर का दमदार असर हुआ। जोधपुर डिस्कॉम को बैकफुट पर आना पड़ा और एक संशोधित आदेश जारी करना पड़ा। इस संशोधित आदेश में मुस्लिम बहुल इलाके इन शब्दों का जिक्र नहीं है। पहले आदेश में सिर्फ मुस्लिम बहुल इलाकों में बिजली कटौती नहीं करने का जिक्र था, लेकिन अब न्यूज 18 राजस्थान पर खबर दिखाए जाने के बाद संशोधित आदेश में इन शब्दों को हटा लिया गया है। हर दीपावली होली पे हम लोग इस तरह से मतलब निकालते हैं कि सप्लाई को निर्बाध रूप से चालू रहे, क्योंकि इस बार भीषण गर्मी पड़ रही है, इसलिए ये हम लोग इसका वापस हमने ये भी निकाला सभी की त्योहारों के लिए। ऐसा नहीं है कि ये पर्टिकुलर धर्म के लिए है, ये सभी सर्व धर्म के लिए है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा जी ये जानना चाह रहे हैं क्या जनरलाइज वे में निकाल दिया इसको कि सभी त्योहारों के लिए है। ये गर्मी में सब निर्बाध रूप से सप्लाई दी, क्योंकि इस बार पानी की सप्लाई की भी प्रॉब्लम आ रही थी, नहरें बंद हो रही थी, तो ये सारे जनरलाइज वे में कहा है। इस तरह ने रूप में भी निकाल रहे हैं वापस, है ना, ताकि सब धर्मों के लिए है। ये पर्टिकुलर तो कोई धर्म से इसको नहीं ना जोड़ा जाए, इसे ये सभी लोगों के लिए है, सभी धर्म के लिए, सभी इंसान प्राणियों के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। बिजली विभाग के आदेश पर ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा कि हर साल त्योहारों पर ऐसे आदेश निकाले जाते हैं। बीजेपी बेवजह सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने की कोशिश कर रही है। सर आज जो हमारे उपवास आदि का रहता है, तो इस समय में लोगों को चूंकि उपवास करते हैं, तो बिजली से संबंधित गर्मी के मौसम को देखते हुए किसी प्रकार की कटौती नहीं हो, इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं। सर आज लेकिन वो पर्टिकुलर एक इलाकों के लिए दिया गया सर, नहीं ऐसा नहीं है, जिक्र किया गया उसमें नहीं ऐसा नहीं है। देखिए, चूंकि रमजान का महीना है, एक महीने तक हमारे मुस्लिम समाज के लोग पूरे दिन का उपवास रखते हैं, रोजे रखते हैं, तो उसमें ऐसी स्थिति में गर्मी चूंकि बहुत तेज शुरू हो गई है, तो गर्मी की वजह से किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो, इसलिए हमेशा हर वर्ष इस तरह के आदेश सरकार के द्वारा दिए जाते हैं और उसी परिप्रेक्ष्य में ये आदेश निकाले गए हैं हमारे डिस्कॉम कंपनियों के द्वारा। और चूंकि नवरात्रा भी इसी अवधि में है शामिल है, तो इसके अलग से कोई ऑर्डर निकालने की मैं समझता हूं कि आवश्यकता नहीं है। शराब का ठेका लेने के लिए किसी समय पर लंबी लंबी लाइन लगती थी, लेकिन अब तस्वीर बदल गई है। झुंझुनू में शराब का ठेका घाटे का सौदा साबित हो रहा है। झुंझुनू में 1 अप्रैल से शराब की 80% दुकानें बंद हैं, क्योंकि इस बार 265 शराब ठेकों को कोई खरीदार ही नहीं मिला।
इनमें से भी अधिकतर वो दुकानें हैं जो हरियाणा बॉर्डर के गांव से लगती हैं। झुंझुनू के सूरजगढ़, पिलानी, खेतड़ी, बुहाना क्षेत्र के काफी गांव हरियाणा से लगते हैं, जहां सस्ती शराब मिलती है, जिसके चलते पहले से ही शराब तस्कर सक्रिय थे और अब दुकानें नहीं खुलने से शराब पीने वाले भी शराब तस्करों से संपर्क साध रहे हैं। मौके का फायदा उठाते हुए तस्करों ने शराब की होम डिलीवरी तक शुरू कर दी है। 335 दुकानें हैं, उनमें से 58 दुकानों का तो आपकी आबकारी जो नीति है उसके तहत रिन्यूअल हो चुका है, नवीनीकरण हो चुका है, और 12 दुकानें ऐसी हैं जिनके लिए ऑक्शन में उनको सेटल हो गई है। बाकी जो 265 दुकानें हैं उनके लिए प्रक्रिया चल रही है। विभाग जो भी अग्रिम आदेश देगा उसके हिसाब से उनका डिस्पोजल किया जाएगा। तस्कर सीधे वहां प्रवेश कर गए हैं और होम डिलीवरी तक की भी उसमें हो रही है। प्रशासन उसकी कार्रवाई की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन कितने करेगा जब स्टाफ कम है और गांव-गांव में शराब की जरूरत है। गांव-गांव में पहले ठेके होते थे, तो 20-20 किलोमीटर तक अगर जगह खाली रहेगी तो ये तो डूबना ही है, तय है बात। में पुलिस की स्पेशल गश्त लगाई गई है, इवनिंग आवर में नाकाबंदी चल रही है, स्पेशल पेट्रोलिंग चल रही है, बॉर्डर इलाका है उसमें भी स्पेशल पेट्रोलिंग हो रही है और काफी एक्साइज एक्ट में कार्रवाई की गई है। लगभग 4 दिनों में, अप्रैल के प्रथम 4 दिनों में 3 दर्जन कार्रवाई की गई है। ट्रक यूनियन की हड़ताल के चलते 12 कृषि उपज मंडी से कृषि जिंसों का उठाव बंद हो गया है। उठाव बंद होने से मंडी में नीलामी के लिए जगह नहीं बची। ऐसे में मंडी में जिंसों की खरीद बंद है। खरीद फरोख्त बंद होने की वजह से गुस्साए किसानों ने मंडी के बाहर अस्पताल रोड पर जाम लगाया और नारेबाजी की। बता दें, मंडी व्यापारियों द्वारा जिले के अपने गोदामों तक माल पहुंचाने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉलियों में ओवरलोड माल भरकर अवैध परिवहन किया जा रहा है, जिसके चलते ट्रक मालिकों को भाड़ा नहीं मिल रहा। इससे गुस्साए ट्रक यूनियंस ने मंडी को ट्रक देना बंद कर दिया है। मंडी में कोई जगह नहीं है, ट्रक यूनियन ने हड़ताल कर दी, उससे हम सब किसान प्रभावित हैं। एक एक किसान के कम से कम 1,000-500 रुपये भोजन पानी के खर्च हो चुके हैं। उसका जिम्मेदार कौन है? हम तो अंडरलोड चल रहे हैं। बाहर की जो गाड़ियां आ रही हैं उनको मंडी के व्यापारी ओवरलोड बना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की आदेश की अवहेलना कर रहे हैं, हम पालना कर रहे हैं। एक तो ये हमारी मांग है। दूसरी ये जो ट्रांसपोर्टिंग कर रहे हैं, जो जानलेवा रोड पे ट्रैक्टर ट्रॉली चल रहे हैं 400-400 बोरी लेके, 300-300 बोरी लेके, और मंडी के अंदर से बाहर निकल रहे हैं गेट पास बनवा के, जबकि ऐसा कोई सर्कुलर ही नहीं है। कोटा से खबर है, देवा गुर्जर हत्याकांड मामले में सहमति बन गई है। परिजनों और प्रशासन में 5 बिंदुओं पर सहमति बनी है। रावत भाटा की जगह कोटा में अब जांच होगी। रावत भाटा सीआई को हटाने, 5 लाख की सहायता दिलवाने और नौकरी के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजने और सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांगों पर सहमति बनी। एसपी और पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल भी बुरावास गांव पहुंचे थे। देखिए, आज जमकर हंगामा भी कोटा में देखने को मिला। देवा गुर्जर समर्थकों ने आज जमकर हंगामा भी किया था। इसके बाद परिवार वालों और प्रशासन के बीच में बातचीत चल रही थी। सभी की निगाहें उस ओर टिकी थी कि ये बातचीत किस तरफ जाती है। जानकारी मिल रही है कि सहमति बन गई है। 5 बिंदु थे जो प्रमुख रूप से चर्चा का विषय थे। 5 बिंदुओं पर सहमति बनी है। अब इस मामले की जांच रावत भाटा की जगह कोटा में होगी। बात करते हैं राजसमंद की, जहां पीने और सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था के लिए 40 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया है। राजसमंद के रेलमगरा उपखंड के बगड़िया कस्बे में राज्य सरकार की ओर से 40 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास किया गया है। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने कहा कि इस क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं रखी जाएगी, चाहे बात पानी, बिजली या सड़क की हो या फिर शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार की सुविधा की। 2 पैसे उसको फायदा मिलेगा, उतने ही रोजगार देगा। हम चाहते हैं रोजगार ज्यादा और रोजगार के साधन है कम। अब एक तरीका तो ये है कि हम लोगों को बराबर झूठ बोले, रोजगार लगा देंगे। राजसमंद के बगड़िया कस्बे में जिन योजनाओं का शिलान्यास हुआ है उसकी बात करें तो उसमें नंदे संबंध बांध की भराई, रेलमगरा माइनर की चेन 68 आउटलेट की मरम्मत, भराई बांध की बाईं मुख्य नहर का शेष निर्माण, माताजी का खेड़ा बांध की दाईं मुख्य नहर की मरम्मत, धनेरियागढ़ तालाब का नवीनीकरण, फुटिया तालाब का नवीनीकरण, करधर एनीकट की मरम्मत,
कुमारिया खेड़ा माइनर की मरम्मत, जोशियों की मादड़ी माइनर की मरम्मत, बरगद चौराहा एनीकट का जीर्णोद्वार शामिल है। इन योजनाओं से इस इलाके के 20 से ज्यादा गांवों के हजारों लोगों को फायदा होने वाला है। इन योजनाओं के शिलान्यास के मौके पर जल संसाधन और सिंचाई मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने कहा कि राज्य सरकार का संकल्प है कि प्रदेश के विकास में कोई कमी न रहे। नमाना एनीकट जो एक एनीकट बनेगा और उस एनीकट की 8 से 10 करोड़ रुपए की लागत होगी और ये काम हम बहुत जल्दी स्टार्ट कर देंगे ताकि यहाँ के किसानों को पानी की सुविधा का फायदा हो सके। शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान मौजूद सहकारिता मंत्री उदय लाल आंजना ने कहा कि गहलोत सरकार की कोशिश है कि प्रदेश को हर क्षेत्र में विकास करें और इस अवसर पर जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने भी लोगों को संबोधित किया। पुराने बड़े बुजुर्गों से पूछिए कि कोई ऐसा पुराना तालाब या कुआं था जो सूख गया है, जहाँ पर पानी का भराव होता था, तो आप कृपया करके अपनी ग्राम पंचायत के माध्यम से, अपने बीडीओ साहब के माध्यम से जिले जिले पहुँचाएं। हम लोग उसको नरेगा होगा, डीएमएफटी होगा, किसी भी माध्यम से होगा, उसको सैंक्शन करेंगे। 40 करोड़ की जिन योजनाओं का शिलान्यास किया गया है, उसके पूरा होने के बाद निश्चित रूप से इस इलाके की पानी की समस्या का बहुत हद तक समाधान हो जाएगा। लेकिन सवाल है कि शिलान्यास के बाद इसके उद्घाटन का मौका कब आएगा। राजसमंद से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अलकेश सन्नाड की रिपोर्ट। रुकते हैं ब्रेक के लिए। इस वक्त कृष्णा पूनिया मीडिया से मुखातिब हैं, आइए सीधे चलते हैं। जो घोषणा है तो उनके लिए हमने सभी जगह पे हमने विजिट किया और जो भी विजिबिलिटी हमारी जैसे हमें लगी कि हम कहाँ पर कौन सी जगह हम कर सकते हैं, तो उस हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी एथलीट्स यहाँ से हमारे आते हैं, तो उन सब को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पूरे राजस्थान में भी और जोधपुर में भी काफ़ी घोषणाएं की थी, जिसमें आप मुख्य तौर पे देख सकते हैं कि जयपुर के अंदर भी हमारा हाई परफॉर्मेंस सेंटर चल रहा है, जो कि एक बहुत ही उन्नत किस्म का, और जिसमें हमारे पास जो फैसिलिटीज़ हैं कि हम जो जूनियर कोई बच्चा हमारे पास आता है तो उसमें क्या टैलेंट है, कौन से गेम में वो जा सकता है, तो इस तरीके का हाई परफॉर्मेंस सेंटर जिसमें जो स्पोर्ट्स इंजरीज से रिलेटेड भी हमारे पास स्पेशलिस्ट रहेंगे और वो अपने गेम को कैसे डेवलप कर सकता है, तो वो सेंटर हमें तैयार करना है। तो ये चीज़ें मुख्य तौर पे थी जिसके लिए हमने विजिट किया है। क्या कुछ खास रहेगा, पॉपुलैरिटी पे क्या रहेगा जोधपुर में, जिस तरह से बच्चे दूसरों से जुड़े हुए हैं, इनके पास अनुदान को लेकर कोई सारी समस्या है? पाली से पानी के अकाल के बीच एक खुशखबरी है। बता दें 15 अप्रैल से जिले में वाटर ट्रेन से पानी सप्लाई की जाएगी। मामले में संभागीय आयुक्त ने बताया कि वाटर ट्रेन के लिए राज्य सरकार से स्वीकृति मिल चुकी है। दरअसल कलेक्टर ने पेयजल की समस्या को लेकर मंडल रेलवे प्रबंधक और संभागीय आयुक्त के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें यह फैसला लिया गया ये वाटर ट्रेन जोधपुर से पाली के बीच चलेगी। समस्या नहीं, क्योंकि अभी हमारे पास बांधों में जो पानी है उसको हम यूज़ कर रहे हैं, पर क्योंकि पिछली वर्ष बरसात कम हुई थी तो आने वाले समय में अगले महीने भर बाद थोड़ी समस्या रहेगी पानी की, क्योंकि जल उपलब्धता हमारे पास कम होगी। उसको दृष्टिगत रखते हुए ट्रेन ट्रांसपोर्टेशन का निर्णय कर लिया गया है और हमारी कोशिश है कि लगभग 15 तारीख के आसपास हम ट्रेन ट्रांसपोर्टेशन शुरू कर दें। इनिशियली 2-3 फेरे से शुरू करते हुए मैक्सिमम इसके 4 फेरे, दिन से ज़्यादा 4 फेरे तक हम इसको ले जा सकेंगे। शहरों के समग्र विकास के लिए शुरू की गई केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट फंड की कमी से जूझ रही है। न सिर्फ इसका असर प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन पर पड़ा है, बल्कि इस पर सियासत भी जारी है। तो राज्य सरकार ने अपने दम पर 6 नए स्मार्ट शहर का ऐलान किया है। ये खास रिपोर्ट देखिए। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर सियासत भारी। केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी की योजना जो है वो काफ़ी डिफेक्टिव है। नाम स्मार्ट सिटी का है, लेकिन पूरी की पूरी गाइडलाइन केंद्र सरकार ने ऐसी बनाई है और एडीबी का एरिया जो उन्होंने तय किया कि जिसके अंदर जिस शहर के में एक एरिया तय कर दिया उसको एडीबी एरिया बोलते हैं, उसी में विकास होगा, बाकी कहीं विकास नहीं होगा, वो गलत है। साल 2015 में केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लागू हुए 7 साल बीत गए।
लेकिन योजना के क्रियान्वयन को लेकर सवाल अभी भी उठ रहे हैं। केंद्र की इस योजना में मरुधरा के 4 शहर जयपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर भी शामिल है। राज्य सरकार इस प्रोजेक्ट को गलत तरीके से डिजाइन करने का आरोप लगाती रही है। होना ये चाहिए कि किसी भी शहर को स्मार्ट बनाने के लिए अलग अलग तरीके के काम होने चाहिए, अलग अलग तरीके के। आप सिर्फ एक एरिया को स्मार्ट बना दोगे तो कोई सिटी पूरी स्मार्ट थोड़ी हो जाएगी। तो डिफेक्टिव योजना थी। जहाँ जहाँ पर भी होशियार लोग थे उन्होंने उस गाइडलाइन को चेंज करके अपने आप को कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स ले लिए। उदयपुर में अच्छे प्रोजेक्ट्स ले लिए, कोटा में अच्छे प्रोजेक्ट्स ले लिए हमने, उनको चेंज करके। जयपुर में भी कुछ न कुछ किया है। वहीं स्मार्ट सिटी के तहत जारी फंड और इसका प्रदर्शन भी इसकी कमियां उजागर करती है। राज्यसभा में एक प्रश्न के जवाब में केंद्र सरकार ने जो आंकड़े पेश किए उसके मुताबिक मरुधरा की 4 शहरों को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत अब तक 1166 करोड़ की राशि जारी हुई है। हालांकि राजस्थान के इन 4 शहरों को 9538 करोड़ का आवंटन मिलना था, जबकि राज्य सरकार ने अपनी तरफ से 1500 करोड़ की भागीदारी की है, जिसका असर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर भी पड़ा है। अब तक 562 में से 345 परियोजनाएं ही पूरी की जा सकी हैं। हालांकि बीजेपी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में किसी भी कमी से इंकार करते हुए राज्य सरकार की नीतियों पर ही सवाल उठाती है। अगर उनको लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम डिफेक्टिव है तो उन्हें जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम में अपना जो कंट्रीब्यूशन देना है वो कंट्रीब्यूशन देने से मना कर देना चाहिए। आपने उस स्कीम में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, इसका मतलब स्टेट गवर्नमेंट ने भी माना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम के अंदर स्टेट के एक्सचेकर से पैसा जाना चाहिए और विकास होना चाहिए। अगर वो किसी विकास योजना का इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पा रहे हैं और अपनी इस फेलियर को दिल्ली की सरकार के ऊपर फांसी डालना चाहते हैं। आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट के तहत जयपुर में किशन पोल बाजार को स्मार्ट बनाने के साथ ही रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट, 4 दीवारी में बरामदों की मरम्मत जैसे कार्य होने थे। तो कोटा में ट्रैफिक लाइट, ठोस कचरा प्रबंधन, जलापूर्ति योजना और पार्किंग निर्माण जैसे काम होने हैं। उदयपुर में जलापूर्ति, सीवरेज, भूमिगत डक्टिंग का एकीकृत कार्य के साथ ही ठोस कचरा प्रबंधन पर काम होना है। वहीं अजमेर को ग्रीन सिटी बनाने के लिए पार्क, कला संस्कृति, पुस्तकालय, चिकित्सा और यातायात प्रोजेक्ट पर काम होना है। वहीं गहलोत सरकार ने भी साल 2022 के बजट में राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना का ऐलान किया। इस योजना के तहत 6 शहरों के विकास का खाका तैयार किया है। इसमें जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर, अलवर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ को शामिल किया गया है। वहीं नए 6 शहरों के लिए 1500 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान भी किया गया है। बहरहाल पिछले दिनों ही स्मार्ट सिटी परियोजना को काम के आधार पर शहरी विकास मंत्रालय ने राज्यों की रैंकिंग जारी की थी। इसमें राजस्थान को नंबर 1 का रैंक दिया गया था। हालांकि विकास के नाम पर केंद्र और राज्य के बीच बहस भी जारी है। महेश दाधीच, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जयपुर। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल ने बीते वित्त वर्ष में आय और समग्र विकास की दिशा में नए आयाम स्थापित किए हैं। मंडल ने माल लदान के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए, साथ ही ट्रेनों को समय पर संचालित करने, उनकी गति बढ़ाने, विशेषकर विद्युतीकरण और दोहरीकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। वहीं मंडल रेल प्रबंधक गीतिका पांडेय के अनुसार मंडल ने हर क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। जोधपुर मंडल के जितने भी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, सबकी मेहनत, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा का ही परिणाम है कि बहुत ही उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा है। किसी भी डिवीजन का एफिशिएंसी जब हम देखते हैं तो उसका एक पैरामीटर होता है परफॉर्मेंस एफिशिएंसी इंडेक्स। जो परफॉर्मेंस पीआई जिसको हम कहते हैं वो अगर हम देखते हैं तो 60% रहा है। तो 60% जब हम कहते हैं तो ये अर्निंग्स और एक्सपेंडिचर का रेशियो है। ये किसी भी मापदंड से बहुत ही एफिशिएंट पीआई है, जो अपने आप में एक बहुत ही सुखद अनुभूति है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।